जी, तो मेरा टॉपिक बॉल मूवी पे था। मैंने क्वेश्चन 4 किया था, जिसमें हमने इसकी जो है आइडेंटिटी और जेंडर इश्यूज पे हमने बात करनी थी। तो बॉल मूवी की इंट्रोडक्शन ये है कि ये उर्दू लैंग्वेज फिल्म है पाकिस्तान, जो 2011 में ये बनी थी, और शुएब मंसूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। इस मूवी के जो डेब्यू जो दो दो कैरेक्टर थे, वो आतिफ असलम और मायरा खान थे। और ये जो मूवी थी, ये बेस्ड थी फाइनेंशियल इश्यूज थे फैमिली के, जिसके अंदर उसमें जेंडर इश्यूज बहुत थे। एक वुमेन ऑफ ब्रेस्ट उसमें बहुत दिखाई गई थी। एक फादर उनके थे, उनकी वजह से, जो कि काफ़ी रिलीजियस थे, और उसकी वजह से लोगों को कंट्रोल वो करते थे। और ये जो मूवी है, ये पाकिस्तान इनिशिएटिव फॉर मदर्स एंड न्यूबॉर्न्स का भी एक पार्ट थी। इस मूवी का जो फादर जो थे उनके, वो इस तरह के थे कि वो काफ़ी इस्लामिक उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उसकी वजह से वो रिलीजन के लिहाज से लोगों को खुद कंट्रोल करते थे, और जिसकी वजह से काफ़ी वुमेन, जो उसकी जो डॉटर्स थी, उनकी बेटियां थी, जिनको उन्होंने इस तरह रखा हुआ था कि उनको अपने बेसिक राइट्स तक वो नहीं मिलते थे उनको। और वो जो है वो कुछ भी कर नहीं सकती थी अपने फादर की परमिशन के बगैर। और जो जब उनका बेटा जब पैदा हुआ था, सैफी, तो वो चाहते थे कि उनको लड़का उनका पैदा हो, लेकिन वो ट्रांसजेंडर हुआ था पैदा। तो उसकी वजह से हकीम साहब को बहुत नफरत उससे होने लगी। वो इसको मारा करते थे, और बेटियों को तो स्कूल जाने दिया था इन्होंने 5 साल की एज तक, लेकिन जो सैफी था, इसको सिर्फ मारते रहते, और इसकी बाहर जाना भी इसको अलाउ नहीं था। ये यूट्यूब के लिंक्स हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डायलॉग इस मूवी का था, जब जैनब जो अपने फादर को जब मार देती है, तो उसके बाद जब उसका इंटरव्यू जब होता है, तो लास्ट जो पार्ट होता है इस मूवी का, उसमें वो ये बोलती है कि बच्चे पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। तो इसमें उन्होंने दिखाया था कि सिर्फ ये जो लड़की थी, ये अपना स्टैंड उनसे उनके खिलाफ वहाँ लेती थी, अपने फादर के खिलाफ। और मतलब स्टार्टिंग से इसको ना हमेशा प्रॉब्लम इसको हुई थी, लेकिन ये जो ना कुछ बोली नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने देखा है कि हो रहे हैं सब कुछ इश्यूज हो रहे हैं, और इसके जो फादर हैं वो जो है इनके मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उस लिहाज से इसने फिर है ना ऐसे ऐसे बोलना शुरू किया। और जब इनके फादर ने सैफी को मार दिया, उसके बाद फिर एक और इश्यू हुआ था कि जब वो इनको वापस देने लगे थे, तो इसके बाद फिर इसने इसने आके उनको मारा। आपने बॉल में से कौन सा कैरेक्टर सिलेक्ट किया? जी, मैंने क्वेश्चन 4 मैंने किया था। अच्छा, आपने मैंने क्वेश्चन 1 4 नहीं किया। किया। जी। अच्छा, सॉरी। तो क्वेश्चन 4 जो है, क्वेश्चन 4 कह रहा है जेंडर, एजिंग एंड सेक्सुअलिटी। जी। ऑल राइट। तो आप कौन से कैरेक्टर के को आप डिस्कस कर रहे थे एजिंग एंड सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैम, जो उनका फादर जो था, मैंने मेनली उसका बताया कि उसका रोल क्या था पूरे उसमें ना, कि मतलब वो कैसे वुमन को, अपनी बेटियों को प्रेस उसने किया था, और प्रेशर में उनको रखा था सारी जिंदगी। और अच्छा, उसके बाद सो मैंने आप जो आप आप ये कह रहे हैं कि आपका फोकस मौलवी साहब पे था? जी मौलवी साहब पे था, और फिर मैंने उसमें बताया कि ब्रीफ करके, लेकिन जो मेन मेरा था वो मौलवी साहब पे था, और जो जैनब जो थी बेटी उसकी, जिसने उसको एंड पे मारा था, उस पे था मेरा फिर मेन। नहीं नहीं, आप इसको क्वेश्चन को गौर से देखें। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है एजिंग एंड सेक्सुअलिटी, जी। विच मीन्स के अगर आप मौलवी साहब पे फोकस कर रहे हैं, तो आपने मौलवी साहब की एजिंग एंड सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक आपने मौलवी साहब का जेंडर और एजिंग का रोल तो डिस्कस किया, शायद वी कैन से कि यू जी। डिस्कस जी दैट किया। पार्ट।
तो मौलवी साहब का जो सेक्सुअलिटी, जेंडर, एजिंग एंड सेक्सुअलिटी, ये 3 एलिमेंट्स थे इस क्वेश्चन के। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने, अगर आप कह रहे हैं कि यू वर फोकसिंग ऑन मौलवी साहब, तो सिर्फ वो पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर दें, और जो भी वीडियो क्लिप आप दिखाना चाह रहे थे उसको दोबारा ऑडियो सिलेक्ट करके आप जरा उसको फटाफट दिखा भी दें। and the selected scene should focus on gender, aging and sexuality issues. Meanwhile, try answering me कि जो भी आपने पेपर लिखा या जो भी आपने सीन सिलेक्ट किया, वो एजिंग और सेक्सुअलिटी की किस तरह बात कर रहा है? ओ मेरे पुत्र, ओ बाकी दे सारे काम बाद विच, पहले नाई नूं दाता टेकां दा कह के आ। जा मेरा पुत्र, जल्दी जा। खुदा, हम इतने बड़े इम्तिहान से निकाल दी। मैम ये वीडियो जरा लंबी है, तो मैं आपको बीच में से दिखा दूं जो नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सीन काफी था, आपको जो सीन जो है वो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं चाहिए था। तो आई थिंक अब आप इसको सीन के हवाले से जो भी आप डिस्कस करना चाह रहे थे वो जरा आप डिस्कस कर लें। आपसे जो मैंने क्वेश्चन, आई कुड सी के द सीन इज फोकसिंग ऑन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, एजिंग इश्यूज, तो मौलवी साहब के, लेकिन आपने कहा कुछ नहीं है, सो यू हैव टू टॉक अबाउट इट एज वेल। जी मैम, ठीक है मैम। इसमें ना जो कीम साहब थे, इनको शुरू से लड़का वो चाहिए था, लेकिन ये इतनी एज में भी इनकी ना एक सेकंड वाइफ इनकी थी, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट जो थी, तो उसमें से इसका वो हुआ था, बच्चा हुआ था, और उनको वो चाहिए था। लेकिन लेकिन जब ये अपने जाते हैं घर पे, और इनकी जो फर्स्ट वाइफ है उनको लगता है पता, तो वो काफी से नाराज होती है और काफी वो गुस्से होती है। लेकिन मौलवी साहब उसको भी आगे से मारते मारते बाहर निकाल देते हैं वहां से, और अपनी जो बेटी है उनको भी बोलने नहीं देते इस बारे में। तो इस जो मूवी का जो मेन जो पार्ट है, ये जो मौलवी था, इसमें इस मूवी में ना 3-4 इश्यूज उन्हें दिखाए, जिसमें चाइल्ड अब्यूज है, और रेप है, सेक्सुअल अब्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस, और इवन मर्डर भी इस मूवी में दिखाया गया है उन्होंने। और वो सब इससे रिलेट करता है कि मौलवी साहब की जो पर्सनैलिटी है, कि इसने कैसे जो है ना, इसने अपनी पर्सनैलिटी को इसने बनाया और सबके साथ वो किया। ऑल राइट, सो एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे इब्तिसाम, और वो क्वेश्चन ये है कि आपने एजिंग और सेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से विच थ्योरी हैव यू यूज्ड? जैसे कि ना आपने जैसी थी तो उसमें जी यासिर, आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे या कमेंट कर रहे थे? जी नो मैम, सॉरी। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। जी इब्तिसाम, मैंने ये पूछा था कि एजिंग एंड सेक्सुअलिटी के हवाले से आपने थ्योरी कौन सी यूज की? दैट इज द ओनली क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन में अगर कोई स्लाइड किसी जगह पे थ्योरी मेंशन थी तो यू कैन गो टू दैट स्लाइड, और यू कैन ब्रीफली टॉक अबाउट इट, कि जो आपने इश्यूज मेंशन किए उसमें आपका थ्योरेटिकल क्या था पॉइंट ऑफ व्यू? कोई थ्योरी सिलेक्ट की? अभी आ रही है कि नहीं आ रही सब लोगों को? जी यासिर, कैन यू हियर मी? मिस आ रही है आपकी आवाज। हाँ इब्तिसाम, मैंने आपसे पूछा कि थ्योरी कौन सी यूज की? ऑल राइट, अगर आप इफ यू आर नॉट श्योर कि आपने कौन सा थ्योरीज यूज की हैं, तो जस्ट रिमेम्बर कि फॉर योर क्या कहते हैं, आपकी फॉर एनी ऑफ योर फ्यूचर असाइनमेंट फॉर योर फाइनल एग्जाम, यहाँ आपके गूगल क्लासरूम में काफी सारे आर्टिकल्स वगैरह मौजूद हैं, और इनमें से सम आर्टिकल्स जो हैं वो कम से कम आई थिंक के सेक्सुअलिटी पे तो आर्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप विजुअल प्लेजर में जाएंगे तो वहाँ सदफ अहमद का आर्टिकल रेप पे है,
जो आई कैन अंडरस्टैंड कि मौलवी साहब ने रेप तो नहीं किया, लेकिन जो भी सेक्सुअल रिलेशनशिप है या सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व है, आप उस पे कुछ और आर्टिकल्स भी ढूंढ सकते हैं एजिंग एंड सेक्सुअलिटी इश्यूज पे, या फिर आप जो हैं वो उसको जो है आप उसको खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल। तो यहाँ पे ये विजुअल प्लेजर पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे काफी सारे आर्टिकल्स पोस्टेड हैं। इसमें आई थिंक शायद सदफ अहमद का पता नहीं आर्टिकल है कि नहीं है, बट डेफिनेटली देयर आर अदर आर्टिकल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। जी वफा, यू कैन स्टार्ट योर्स। इब्तिसाम की, जी जी, आप उसको आप खुद शेयर कर लें अगर आप चाहें। अगर आपने अपलोड की हुई है मैं भी कर सकती हूँ। आप चाहती हैं कि मैं खोल दूं? मैम मैंने कर दिया स्क्रीन शेयर। आप ऑलराइट, जी जी। आपने ऑडियो सिलेक्ट किया था? मैम मैंने प्रेस ओके नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। आपने प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। मैंने आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा था कि अगर आपने कोई ऑडियो क्लिप दिखाना है तो क्या आपने ऑडियो सिलेक्ट कर लिया आपने कि नहीं सिलेक्ट की? यस मैम कर लिया। ओके ओके, गुड, यू मे स्टार्ट। जी मैम जो मैंने क्वेश्चन चूज किया था वो फॉल्स अलार्म थ्योरी था, और द कार्टून वाज द रोड रनर एंड साइकोट। रोड रनर जो है कैरेक्टर वो असल में, मैम कैन यू सी माय प्रेजेंटेशन स्क्रीन? जी जी, आई कैन। ओके मैम, रोड रनर जो उसकी लोकेशन थी वो डेजर्ट विद द रोड था, और जो रोड रनर था द कार्टून कैरेक्टर वो सिर्फ रोड पे ही चल सकता था, तो ही कैन मूव अलोंग विद द रोड। The whole cartoon revolves around the road runner and his beep beep. There was a term beep beep in this cartoon, and it was, और कोई भी अगर फॉल्स अलार्म थ्योरी शुरू होती थी तो वो उस बीप बीप से ही होती थी शुरू। एंड द कैरेक्टर साइकोट जिसको रोड रनर को खाना था, लाइक he used he used different gadgets and technology to eat roadrunner, और उसका मतलब मैम here you can see अगर हेलो मैम, कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। इट्स परफेक्टली फाइन। मैम इधर वी फेल्ट के रोडन जो साइकोट था वो रोडन को पकड़ लेगा। यहाँ पे हमें फॉल्स अलार्म थ्योरी मतलब फॉल्स अलार्म लाइक इट वाज ऑन, बट नेचर हेल्प हिम। इस वजह से भी फॉल्स अलार्म जो था वो कैंसिल हो गया था। एंड देन यहाँ पे वी कैन हियर एन अलार्म ना, तो कैन यू शो अस कि हाउ द अलार्म इज कैंसल्ड? यस मैम। अलार्म तो रियली है ना इस पॉइंट पे, क्योंकि Yes, वो ma'am. अगर उसके आगे गिर गया है, जो आपका रिमोट कंट्रोल उसके पास आ गया है, वो इट लुक्स लाइक कि वो उसको ही इज पैकिंग, राइट? लेकिन Sure. उससे अटैक तो इसके ऊपर हुआ ना। दूसरे कैरेक्टर का जी। नाम क्या है? जी, दोनों दूसरे कैरेक्टर का नाम क्या है? साइको, विली साइको। ओके, ऑलराइट, लुक्स गुड। जी
मैम फॉल्स अलार्म 1 जो था वो पेंटेड वॉल था, उसके अंदर वो खुद ट्रैप हो गया था एंड रोड रनर कैंसिल इट विद द वाटर व्हेन ही थ्रोज द वाटर ऑन साइकोड, तो उस वजह से जब वो वॉश अवे हो गया था तो उसकी वजह से फॉल्स अलार्म हमारा सेकंड कैंसिल हो गया था। एंड देन वी सॉ के सुपर वैक्यूम वो लेकर आता है साइकोड और उसके बाद वो खुद ही उसमें ट्रैप हो जाता है। Okay, sounds nice जी. Okay. And the third false alarm was when he plated he put the bird seed in the plate और उसके बाद के and indicated the bird seed is free, तो road runner start eating the seed और उसके बाद साइकोड बार बार उस पे डायनामाइट फेंकने की कोशिश करता है, बट फर्स्ट टाइम द डायनामाइट वाज unintentionally was thrown up, उसके बाद he uses a fishing rod लेकिन तब भी he was automatically hurt, and third time when he throw the remote control and rodent start eating the seed thinking it was his seed, और तब भी साइकोड ही unintentionally hurt हो रहा है। It was all it. All right, thank you वफा जी. Questions? यासिर, कोई question है about this presentation? कोई Anyone, any question? वफा, आई थिंक कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, और सिर्फ ये शुरू में था कि आपके पॉजेस जो थे वो थोड़े से लंबे थे कुछ जगहों पे, क्योंकि इस वक्त तो हम वैसे भी ऑनलाइन हैं, तो हमारे लिए स्पीच बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट आई थिंक कि जनरली अपार्ट फ्रॉम इट के शुरू में आपके पॉजेस जरा लंबे थे. ओवरऑल जो आपकी प्रेजेंटेशन है दैट वाज फाइन, अच्छी प्रेजेंटेशन थी. आपको मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी, और आई थिंक इट अप्लाइज टू मोर और लेस एवरीबडी जिसने फॉल्स अलार्म थ्योरी सिलेक्ट की फॉर प्रेजेंटेशन. आपने अपनी प्रेजेंटेशन में एक जगह पे यू सेड कि रोड रनर कैंसल्ड द अलार्म. तो बेसिकली आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो अलार्म को ऑन और ऑफ नहीं करते. ये जो अलार्म है ये व्यूअर के माइंड में ऑन होता है और ऑफ होता है, क्योंकि व्यूअर देख रहा है ना. तो व्यूअर को लगता है कि जो आपका कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल रोड रनर इज अंडर सम काइंड ऑफ थ्रेट, और शायद रोड रनर को तो जो डिविएशन और फ्रॉम एक्सपेक्टेशन है वो व्यूअर के माइंड में है. तो जब आपने जिस वक्त आपने, आई थिंक कि आपने शायद इंटेंशनली नहीं कहा, बट यू सेड कि जी रोड रनर कैंसल द अलार्म, तो वो रोड रनर ने कैंसिल नहीं किया, बल्कि रोड रनर वाज इन अ सिचुएशन जिसमें व्यूअर कुड हियर दैट अलार्म, फॉल्स अलार्म इन हिज माइंड. तो बस सिर्फ ये याद रखिएगा कि डिविएशन फ्रॉम एक्सपेक्टेशन जो है या फॉल्स अलार्म का होना या ना होना, ये सारे व्यूअर के लिए हैं. So when we talk about false alarm theory या deviation from expectation, it is from viewers perspective के viewer expect कर रहा होता है कि ओहो ये कमजोर सा जानवर जो है अब ये मारा जाएगा, but as a matter of fact something else happens, right? तो apart from this thing, क्योंकि जब आपने कहा तो मुझे लगा somehow कि I have to क्लैरिफाई दिस सिचुएशन को, इस पॉइंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि अलार्म जो है वो व्यूअर के माइंड में बजता है, और अलार्म जो कैंसल होता है या व्यूअर के ब्रेन में ही वो चीजें हो रही होती हैं कि अलार्म जो है फॉल्स अलार्म is on and false alarm is turned off. तो जितने reactions होते हैं, excitement, fear, threat, happening, you know, like laughing, etc., ये सब कुछ viewer कर रहा होता है. Viewer is enjoying this situation, viewer is laughing or crying with the character's situation, right?
तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम इट, जो कि मुझे लगा कि शायद पूरी क्लास को क्लियर करना चाहिए पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट वाज अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। सिर्फ ये पॉइंट आई वांटेड कि एवरीबडी शुड बी क्लियर अबाउट इट कि अलार्म का ऑन और ऑफ होना इज फॉर द व्यूअर। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओवरऑल गुड प्रेजेंटेशन जी। अच्छा ठीक है मानूर, आप प्लीज स्टार्ट कर दें, आपने तो शायद आज सबसे पहले देनी थी। यू कैन शेयर योरसेल्फ। इसके बाद ये होता है कि ये लोग ना इसकी गाड़ी जो है वो नीचे फेंक देते हैं और जो बच्चा है ना वो बच जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली वो अपना बॉल पकड़ने के लिए जाता है तो उनको पता नहीं लगता कि वो सेफ है, लेकिन वो उसको देख के भी बाद में इग्नोर कर देते हैं कि ये बच्चा ये क्या कर सकता है। बट इससे क्या होता है, इसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक रिसर्च है जिसको मैंने सपोर्टिंग आर्गुमेंट के उसके ऊपर तौर पर डाला है कि बच्चे अगर अपने माँ बाप को मरते हुए देखें तो वो उनके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं होता, और ज्यादा उनके लिए अच्छा यही होता है कि अगर इस तरह उनके साथ कुछ हो तो उनके घर में रखा जाए उनको, जहाँ पे वो सिक्योर फील करें। लेकिन इसकी फैमिली में क्योंकि थे ही इसके माँ बाप और एक छोटी बहन जिनको उसने मार दिया था, तो व्हाट हैपेंड वाज कि इसके एक अंकल होते थे जो बाहर रहते थे, तो बच्चे को लोगों ने वहां भेज दिया। अब वहां पर वो इतना डर डर के रहता था, मार खाता था, सारा कुछ करता था, हर वक्त दिमाग में सोचता रहता था कि कैसे मेरे पेरेंट्स को उसने मारा मेरी आंखों के आगे। तो वो जितना जितना बड़ा होता गया उसके माइंड के अंदर बस यही चीज एक बनती रही कि आई वांट टू बिकम समवन जो बड़ा होकर उससे रिवेंज ले सके। तो वो उसकी मेंटली जो सिचुएशन थी वो गंदी होती गई। वो स्कूल जाता था, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, और घर में वो बात नहीं करता था, जिसके साथ वो रहता था वो उससे कोई खास अटेंशन नहीं देता था। फिर उसके बाद एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट है उसका डेफना मोट्रो को, जो आपने भी हमने पढ़ा है कि बॉयज डोंट क्राई। ठीक है, स्टीरियोटाइप है कि वो जौन सा है जब भी कोई बात करता था, अपना इमोशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, तो उसके पास सिर्फ एक ही बात होती थी कि लड़के नहीं रोते। उसको बाहर कोई यही कहता था लड़के नहीं रोते थे, तो वो अपने अंदर घुट घुट के वो इतना ज्यादा तंग हो गया था कि वो पागल हो गया था। उसने अपने घर में अपने कमरे के अंदर 3 कब्रें बना ली थी, क्योंकि वो किसी के आगे जाके तो रो नहीं सकता था, तो वो उनके आगे बैठ के फिर रोता था। बाद में जौन सा है वो बड़ा हुआ, उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए उसकी बेटी से फिर शादी कर ली, उसकी बेटी को सारा कुछ बताया, लेकिन जब तक उसने अपना रिवेंज नहीं लिया उससे सुकून नहीं आया। हेलो जी जी, वी आर ऑल लिसनिंग। तो इस तरह से जॉनसन उसके इमोशंस इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, उसकी फैमिली उसने लूज कर दी। और इस तरह ये भी एक रिसर्च है मैम कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे जो हैं जिनके पेरेंट्स इस तरह देखें उनको कोई डेथ हो जाए या जो भी हो जाए, वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर बड़े हों। ये भी सपोर्टिंग आर्गुमेंट मैंने डाले कि वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर बड़े हों जहाँ पर उनको प्यार मिले, टेंशन मिले, उनको ये फील ना हो कि हमारे साथ कुछ इस तरह का हुआ है, ताकि वो आगे जब वो और बड़े हो जाए उनको पता हो कि यार ठीक है जो भी हुआ था स्टिल हम उनको उस चीज को ओवरकम कर चुके हैं। तो इसकी लेटर जो लाइफ थी उसके ऊपर ये इसकी एक जो ये 2 मिनट का सीन मैंने आपको दिखाया है, इसने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था। मैम ये एक वेबसाइट है cancer.org। ओके, ये उसके अंदर से मैंने लिया बिकॉज इसके जो मेंटल हेल्थ थी ना, तो उसके अंदर कोई उस तरह की तो रिसर्चेस मुझे मिल नहीं रही थी, तो मेडिकली मैंने फिर उठा ली थी। इट्स परफेक्टली फाइन कि आपने आपने कहा चाइल्ड, था ना कि आप उठा सकते हो, वो कोई भी रिसर्च हो सकती है, हाँ एनीथिंग। वो आप डेफिनेटली उठा सकती थी। जहां से भी ली दैट इज परफेक्टली फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट गूगल क्लासरूम में जो इमोशंस पे है, तो जी उसमें मेरा ख्याल है कि हमारे पास ग्रीफ पे मौजूद है, वहां पे कुछ ना कुछ, नहीं मैम, मैंने ये और बेसिकली वहां से नहीं ग्रीफ ली और थी, डेथ मैंने पे सिर्फ ये भी। बताया है कि वो आपने हमें पढ़ाया था कि लड़के रोते नहीं ये वो। ये इसका एक और आर्टिकल है, मैंने वहां से ली थी, वो मैंने साइट कर दिया है साथ। ऑल राइट, उसमें भी दैट्स परफेक्टली फाइन। मैं आपको ये बताई थी कि आप वहां से भी कुछ पॉइंट्स उठा सकती थी इफ यू हाँ वांटेड, दैट्स जी। ओके। जी लेकिन जी, मैम ये जो एनीवन? इसके साथ रिसर्च जो मैंने लिखा है ना सारा कुछ, उसमें बिल्कुल ये बिल्कुल सही सपोर्ट कर रहे हैं उसको। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली कर रहे होंगे मानूर। आई थिंक इट वाज जनरली अ गुड मैम प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। आपने सीन सिलेक्ट किया, इट वाज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्कशन। डू यू रियलाइज कि दिस पाकिस्तानी ड्रामा इज अ कॉपी ऑफ अ साउथ इंडियन फिल्म? नो मैम।
वो क्योंकि पाकिस्तान में साउथ इंडियन फिल्म्स दिखा रहे थे। ये कौन से साल का ड्रामा है? पाकिस्तान वाज शोइंग साउथ इंडियन फिल्म्स 2019 का ये मैम। हाँ 2019 का है ना। तो कोई 2 साल पहले 2018 में यहाँ लाहौर के केबल टीवी पे साउथ इंडियन फिल्म्स चल रही थी, बहुत ज्यादा चल रही थी विद सबटाइटल्स। तो कोई 2-3 महीने के बाद उस पे शायद गवर्नमेंट ने बार लगा दिया था, तो वो खत्म हो गई थी। बट दिस वाज आई थिंक कि ये एक साउथ इंडियन फिल्म की कॉपी है। ये पूरा सीरियल जो है इट्स कॉपी ऑफ अ साउथ इंडियन फिल्म। जी, लेकिन हमारा मकसद खैर कॉपी पे तो हम बात नहीं कर रहे थे। हमारा मकसद था डिस्कसिंग कंटेंट एंड आई थिंक यू हैव डिस्कस्ड कंटेंट वेरी वेल। और जो उसका थ्योरेटिकल और चाइल्ड की इमोशनल डेवलपमेंट के हवाले से जो डेथ और ग्रीफ का जो ताल्लुक है दैट्स जी मैम। आल्सो फाइन। बच्चे को सिर्फ पॉइंट आउट किया है ना हर चीज के अंदर कि ओके उसका लेटर लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ओके, थैंक यू मानूर जी। सुभान आप स्टार्ट कर लें। Question choose के theoretically discuss the construction of your identity or of another real person in comparison to the identity of a character in a film. So जी the जी movie that I choose was Marriage Story. 2019 में आई है, it's a romance drama, Netflix पे है, and it's by Noah Baumbach. So Noah has special things for divorce movies, and he has done that before as well. The Squid and the Whale उसकी पुरानी मूवी थी which showed the divorce of parents from their children's perspective. So the movie I chose, Marriage Story, is another movie he made, and वो इस मूवी में adult के perspective से how divorce goes on दिखाता है हमें. There are two main characters, that's Charlie Barber played by Adam Driver and Nicole Barber played by Scarlett Johansson. Okay, so मैंने character जो choose किया है वो है Charlie Barber. So he was, according to the movie, he was a false hero. He had pure intentions toward his marriage, but he did some things which disturbed his marriage and made things worse. He was confused throughout the movie as well because he didn't know how things were going on. उसको मूवी में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, बस it was going on and he couldn't understand the things. So with time, it revealed that he was selfish and rude and acted on his own self-interest. जब हमें पिछले monologues दिखाए जाते हैं, monologue में दिखाऊंगा उसमें भी. According to his wife, he was a good character. He was really kind and everything, but in between his wife feels that he was self-absorbed. So generally people जब भी इसको लोग भी देखते थे, they would have said him he's charming and and has a welcoming nature, but his wife didn't see that. And in between the movie, he kept everything to himself, and at the last part, he just broke down in emotion and started crying. So मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ. Before that, इसकी first monologue है उसकी बीवी का, how he describes his husband. So मैम बेसिकली इस क्लिप में निकोल उसको डिस्क्राइब कर रही है, काफ़ी डिस्क्राइब कर रही है कि he is really calm and he takes things really calmly, but in the video we can see his short temper. He can't deal with things calmly and he has short temper, but his wife sees him like that in the beginning. So this was the first monologue of the movie. ये बिल्कुल स्टार्ट में हमें मोनोलॉग दिखाया जाता है about how they think about each other. तो उसके बाद एक और मोनोलॉग है जो मैं आपको दिखाऊंगा. Before that, एक मुझे प्रेजेंटेशन अपनी आपकी जो टाइम लिमिटेशन थी फॉर वीडियो वो तो पूरी हो गई। अगर आप दूसरा दिखा रहे हैं तो मेक श्योर कि 10 सेकंड से ज्यादा ना हो। ओके मैम. मैं उससे पहले ये बताता हूँ how do I relate with the character that I chose. So he has good intentions like me, but we can't communicate our feelings of what we feel like that, because I'm like the same like with the character, but he's constantly trying to cope up with his decisions he made in his life, but he somewhere in between them he feels that he hasn't made things right, that उसने बहुत कुछ चीज़ें ख़राब की हैं ज़िंदगी में. So that's the only thing, and he has his unique morals and styles to live his life, and he hates when he is compared to anyone, even his father.
within the movie we see कि Nicole उसको उसके father से compare करती है, and he bursts out and he is just really angry about that. So, and due to his as the body language we see in the movie, so हमें यही लगता है कि Charlie is really ignoring an arrogant natured character, but people think see his positive nature when he's silent and when he's thinking about things. So मैं आपको एक और वीडियो मैंने रेफरेंसेस अटैच कर दिए हैं. According to Props narrative character theory, it shows that Charlie was a false hero because he wasn't nothing shown as a hero in the movie. He was just really आपकी आवाज नहीं आ रही सुभान. he was really people sympathize करते थे उसको, so he wasn't a hero in the movie. And the second reference I gave is Brewer and Gardner 1996. Who is this we? The reading helps us identify that no one is likes to compare it to anyone in specific. किसी को भी नहीं पसंद कि कोई किसी से compare हो. Everyone has his own nature. And the last reference I gave is Bandara 1971. The theory of learning through modeling, such as parents and anything, क्योंकि we learn and adapt things from multiple natures around us. We are not some मतलब हम किसी एक को नहीं देखते, हम लोगों की अलग अलग अच्छी बुरी आदतें देख देख के अडाप्ट करते हैं, उनको सीखते हैं. सो बस लास्ट पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसका मूवी का जो आखिरी क्लाइमेक्स सीन है व्हेन दे आर फाइटिंग. तो मैं उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट आपको दिखाता हूँ व्हेन ही सेज something to Nicole and he just starts crying. Selfishness anymore. You're such a dick. Every day I wake up and I hope you're dead. Dead like if I can guarantee Henry would be okay, I'd hope he'd get an illness and then get hit by a car and die. So मैम ये लास्ट क्लाइमेक्स सीन था इस मूवी का as such. क्लास में हूँ, यहाँ से खाली होती है बैंक से आपको लेके गई हूँ. हाँ हेलो जी जी. यस मैम, मैंने आपको आखिरी सीन दिखाया तो उसमें चार्ली फुल अपना इमोशन से भर चुका हुआ था एंड ही वांटेड टू से समथिंग. उसने उसको कहा कि आई विश यू वुड हैव बीन डेड, और ये कहने के बाद after he said everything he started crying and then he said sorry about what he said. So this explains his character that he is emotionally weak but he tries to be strong and he can't say everything that he thinks he should or he couldn't. Okay ma'am. जी वेरी नाइस, बहुत अच्छी थी प्रेजेंटेशन. सो ये जो आपने ऊपर मुझे नजर आ रहा है कि यू हैव ओपन सम यू आर सेइंग कॉपी ऑफ थ्योरेटिकल, यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल खोला हुआ है? सो व्हिच नो मैम, ये मेरा मतलब जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था वो अच्छा मैंने अच्छा डॉक ठीक पे है. अपना खोला था. अच्छा ठीक है, ऑल राइट. सो जस्ट गो टू योर प्रेजेंटेशन. ओके जी जी. क्वेश्चंस आप इसको फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं जी. एनीवन डू यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सुभान लतीफ? जी क्वेश्चंस हैं अबाउट द प्रेजेंटेशन? नो मैम. ऑल राइट. सुभान, आपके जो कैरेक्टर्स थे, एक कैरेक्टर का नाम चार्ली है, बाकी कैरेक्टर्स के क्या नाम है? मैम एक निकोल है और उनका एक बेटा है हेनरी. हेनरी, राइट. ओके. तो आई थिंक कि जो आपने थ्योरेटिकल कनेक्शंस डाले दे वर वेरी नाइस. तो आपने ये जो नैरेटिव कैरेक्टर थ्योरी जो आप यूज कर रहे हैं, इसकी कोई पर्टिकुलर अगर आपने कोटेशन सिलेक्ट की थी, डू यू हैव द कोटेशन इन दिस प्रेजेंटेशन? कैन यू गो टू द प्रेजेंटेशन? नो मैम, द कोटेशंस आर इन द आंसर. मैंने प्रेजेंटेशन में आपके पेपर में है. ऑल राइट. हाँ जी, मेरे पेपर में.
ऑल राइट। तो आपको व्हाट काइंड ऑफ नैरेटिव कैरेक्टर जो है, आपका फोकस जो था वो चार्ली पे था या उसके बच्चे का, किसका ज्यादा फोकस? मैम चार्ली पे था, बेसिक फोकस चार्ली पे था, बिकॉज उसकी मूवी के अंदर हम देखते हैं कि निकोल उसकी जो वाइफ है वो लोगों की बातें सुन के एंड ही बिफोर दैट दे जस्ट मेड अ डिसीजन कि वो खुद सेपरेशन करेंगे एंड दे वोंट इन्वॉल्व एनी लॉयर्स और कोर्ट इन इट। बट जो निकोल होती है ही हर्ड कुछ लोगों से बातें सुनती है एंड समवन just gives him a number के contact that divorce lawyer and he will be good and he listens to people and then everything goes bad. ऑल राइट। तो आप जरा आखिरी स्लाइड पे दोबारा जाइएगा। Yes ma'am. ओके। आपने इसको जो अपने साथ आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट किया था ना? Yes ma'am. ऑल राइट। सो इसमें जो आखिरी जो सीन आपने दिखाया उसके अंदर एंगर का एलिमेंट आई थिंक बहुत पावरफुल था। तो आप जो है इस स्टोरी को अपार्ट फ्रॉम दैट इसका कोई इमोशनल लिंक भी आपने डेवलप किया? मैंने मूवी से in particular या with the question? कैरेक्टर्स के इमोशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, क्योंकि आप ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट के हवाले से नैरेटिव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके बाद चूंकि आपने इसको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से डाला हुआ था तो इस वजह से मैं पूछ रही थी कि आपके कैरेक्टर्स के फर्स्ट सीन में तो इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो दूसरा सीन आपने सिलेक्ट किया उसमें अच्छा खासा पावरफुल इमोशन एक नजर आया हमें, जिसके मतलब फ्रॉम एंगर टू ग्रीफ का एक एलिमेंट भी नजर आया। तो मैं वैसे आपसे पूछ रही थी कि इन टर्म्स ऑफ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डू यू आल्सो सी सम काइंड ऑफ लिंक और डू यू आइडेंटिफाई विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एज वेल? यस मैम, क्योंकि जब अगर हम मूवी देखते हैं ना तो थ्रू आउट द मूवी चार्ली इज़ अ रियली साइलेंट कैरेक्टर, ही डजंट स्पीक्स मच या एक्सप्रेस नहीं करता अपने आप को ज़्यादा, बट व्हेन ही हैज़ द लास्ट डिस्कशन विद हिज वाइफ, तो अगर मैं आपको पूरा सीन दिखाता 3 मिनट का तो यू वुड हैव हैड एन आइडिया कि they were having a serious discussion about the last thing about their marriage and involving other people in it like the judges and the lawyers. So at the end of this scene he breaks down and he starts shouting, I wish you were dead, and then he suddenly goes into grief and he starts crying that I'm really sorry what I said. तो दैट्स द नेचर कि उसने सारा कुछ इतना अंदर रखा था, पूरी स्टोरी में अपने अंदर था कि व्हेन ही हैड द टाइम टू डिस्कस विद निकोल, सो ही जस्ट said everything he wanted, because throughout the movie he always he wants to talk to Nicole, his wife personally, मगर उसको टाइम नहीं मिलता and things never work out that way, so he always meets him with a lawyer and anything. So that's the reason, that's the link I created कि when you keep things in yourself and when last thing you have to say to someone, तो आप सारा कुछ बाहर निकाल लेते अपने आप से। All right, I think that was great. I think जो आपकी presentation है, it was a very strong presentation and I think very well done. So that's good. Thank you. So who wants to go next? Hassan Jamil. So basically, ma'am, this is one of the greatest films ever made. नॉवल बेस्ड फिल्म है फाइट क्लब, और ये शूट हुई थी 1999 में। डायरेक्टर इसके डेविड फिंचर हैं एंड इट्स रिटन बाय चक पलानोविक। मैम इसका प्लॉट बेसिकली एक दफ़ा बता दूं अगर किसी ने नहीं भी देखी। बेसिकली सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना एंड टू फ्री योरसेल्फ, बेसिकली प्लॉट ये है इसका। तो इसमें एक अननोन नरेटर है फिल्म में और वही स्टोरी को चला रहा है। मैम जिस तरह होता है कि हर किसी ने हमने एक अपना बेस्ट वर्जन अपने माइंड में सोचा होता है, हम एक बबल के अंदर रह रहे होते हैं। आई वॉन्ट से ऑल ऑफ अस बट सम ऑफ अस जो एक गोल एक अपना सर्टेन लेवल अचीव कर रहे होते हैं, बट पॉजिटिव रह के नहीं, बड़े नेगेटिव और अनहैप्पी होके। तो बेसिकली इसमें जो कैरेक्टर है जो पहले फिल्म के स्टार्ट में दिखाया हुआ है, जो नरेशन भी चला रहा है, वो बेसिकली इंसोम्नियाक है जिसको नींद नहीं आती, अपनी जॉब से भी अनहैप्पी है और किसी चीज़ से उसको हैप्पीनेस नहीं मिलती।
और बस वो ब्लाइंड फोल्डेड होके बस चल रहा होता है। तो फिर आगे फाइट क्लब बेसिकली फिल्म का नाम इस वजह से है कि आगे जाके इसको एक कैरेक्टर मिलता है जो एक्चुअली ब्रैड पिट ने प्ले किया है, टाइलर डर्डन का। और ये जितनी भी कैरेक्टर ओरिएंटेड मूवीज हैं उनमें से ये इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर जो कैरेक्टर बेस्ड मूवीज में से आया है। तो टाइलर डर्डन जब इसको मिलता है तो ये लोग उसके ऊपर वो फाइट क्लब इसको कहता है कि मुझे मारो, ये एक दूसरे को मारते हैं और फिर ये एक फाइट क्लब स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली इनके लिए कैथारसिस होता है, टू लेट देम फ्री हर चीज से और अपनी पेन से और सफरिंग से। और टाइलर डर्डन जो कैरेक्टर होता है आगे जाके पता चलता है वो उसका अपना ही एक दिमाग में कैरेक्टर होता है, काइंड ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक आप कह लें कि वो उसका होता है एक कैरेक्टर उसके माइंड के अंदर ही जो उसको रियल लग रहा होता है। और उस कैरेक्टर की ट्रेट्स ये होती हैं कि वो फ्री होता है बिल्कुल, और परफेक्ट एक जो वर्जन होती है उसके माइंड में जो वो सेल्फ अपना चाहता है इन फ्यूचर वो होती है, क्योंकि वो किसी डेट में नहीं रहता। और उसका बेसिकली प्लॉट ये होता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड के अंदर इतना लॉस्ट हो चुके हुए हैं कि हमें किसी चीज की वैल्यू का नहीं अब वो रहा, एक मीनिंग हम लॉस्ट कर चुके हैं। तो होता ये है कि वो इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता है। ये लोग फिर प्लान करते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज को में जहाँ पे 70% बिगेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं, तो इनका प्लान ये होता है कि क्रेडिट कार्ड और कोट्स बड़ी मजे की हैं मूवीज की। जैसे टाइलर डर्डन जब पता चलता है उसको कि ये मेरा ही कैरेक्टर, ये एक्चुअली मैं ही हूँ, जो प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है तो वो उसको कहता है ऑल द वेज यू विश यू कुड बी दैट्स मी। वो उसको खुद कह रहा होता है कि तुम मुझे इतना वो इंस्पायर मुझसे हो चुके हो कि तुम चाहते हो कि जो कुछ भी मैं हूँ वो तुम चाहते हो कि मैं हूँ। और फाइट क्लब जो ये स्टार्ट करते हैं उसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब इज डू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब, और सेकंड रूल भी यही होता है क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंशियल इनकी ये चीज होती है, क्योंकि इलीगल होता है और ये बहुत ज्यादा एक दूसरे को मारते हैं। सो अब आते हैं, ये तो हो गई समरी ऑफ प्लॉट। तो बेसिकली इसकी रेलेवेंस हर कोई इससे बहुत आई थिंक रिलेट कर ये वैसे भी इट्स वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज। मैंने कोई 8-10 बार देखी को बड़ा हाईलाइट किया गया इस मूवी के अंदर, हैप्पीनेस शूटिंग मटेरियल्स के अंदर है कि मेरे पास ये वाली गाड़ी आएगी देन आई विल बी हैप्पी। वो भी आ जाए तब वी ऑलवेज लुक फॉर बेटर ऑप्शंस एंड वी नेवर हैप्पी विद एनीथिंग। एक और कोट भी है जो टाइलर डर्डन वो भी मेंशन करता है कि chasing us clothes and cars that we don't need, jobs that we don't need, और वो सारी चीजें। तो आई थिंक मैंने बेसिकली तो अपने साथ ही इसको रिलेट किया क्योंकि आई यूज्ड टू बी रियलिस्टिक एंड एवरीथिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी चीज़ें रिसेंट ईयर्स में समझी हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि लोग अभी भी इस बबल में रहते हैं, टू फ्री योरसेल्फ और अपने को ना और उनके ऊपर अपनी आइडियोलॉजी रख के इंस्पायर होना अपने आप से, एंड टू लव योरसेल्फ रादर देन worrying about the person you could be in 10 to 15 or 20 or whatever 50 years. So it's better to be aware of yourself, do your own self discovery and to let yourself free, or whatever thing that doesn't make sense to you just don't do it. Basically यही प्लॉट है, यही मैसेज है मूवी का भी। लेकिन मूवी मैम ट्रेजिक बात ये है कि यूएस में आज तक बुक बैंड है। तो वैसे तो मिल जाती हैं बुक्स बैंड भी इधर उधर से, लेकिन जो उनकी ऑफिशियल लाइब्रेरीज है उसमें ये बुक बैंड है। और मूवी भी एक यूएस में बड़ी एक कंट्रोवर्सीज चली थी, बैन रही थी क्योंकि वायलेंस है इसके अंदर, सेक्सुअल एक्टिविटीज भी हैं, क्योंकि थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका गलत भी लोग ले सकते हैं कि फाइट क्लब भी शुरू कर दो और बस
डिस्ट्रॉय करो क्रेडिट कार्ड कंपनीज और ये वो, सफरिंग भी हर कैरेक्टर की डिफरेंट होती है। जो टाइलर डर्डन का कैरेक्टर है उसमें उसकी भी पीछे एक बिलोंगिंग, एक सफरिंग कैरेक्टर की उन्होंने दिखाई हुई है कि बेसिकली उसको पेरेंट्स से भी थोड़ा प्यार नहीं मिला, फिर सोसाइटी से भी लेफ्ट आउट थ्रू आउट उसने फील किया है। तो ये चीज की सफरिंग से ये दिया है कि जरूरी नहीं है कि रियल्स में रह रहे हो और ये जो बबल एक सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर रह रहे हो तो यू विल स्टे देयर एंड यू विल नेवर बी हैप्पी। तो उन्होंने यही मैसेज दिखाया कि अपने फियर्स को फेस करना है और अपने आप को फ्री करना है और व्हाटएवर मेक्स यू फील गुड वो चीज़ें करनी है। तो फाइट क्लब बेसिकली इनका एक कथारसिस है, फीलिंग ऑफ रिलीफ है। जो वो एक दूसरे को मारते हैं तो वो एक्चुअली उनको बड़ा एक वो मिलता है, एक पंप मिलता है, एक हाइप मिलती है अपने लिए, दे फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। तो खैर सफरिंग के ऊपर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि उनकी अपनी सफरिंग थी कैरेक्टर्स में। मूवीज़ में ऑब्वियसली कैरेक्टर जब बनता है तो उसकी एक बिलोंगिंग, एक सफरिंग पीछे दिखानी होती है। उन्होंने कुछ दिखाई है, हर इंसान की एक डिफरेंट होती है। बट द पॉइंट इज़ के ये जितना ज़्यादा आप मटीरियलिज्म में और वर्ल्डली थिंग्स में जाओगे उतना ज़्यादा ही आपको खींच लेती हैं और आप लॉस्ट हो जाते हो। और हमारी जनरेशन इसी वजह से आज इतनी लॉस्ट है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए और इतना chaos माइंड में भी आ चुका है। It is very important to be aware of everything and to find happiness within because joy comes from within. It's a quote by Seneca, Greek philosopher. That's it. Hello. जी questions? हसन थैंक यू। मुझे ये बताइए कि आप इसको खुद से कैसे रिलेट कर रहे थे? जी मैम आपको वही बता रहा था कि मैं खुद भी मटेरियलिज्म के अंदर पहले हैप्पीनेस ढूंढता रहा हूँ एज अ टीनेजर के मटेरियल्स के अंदर ही सारी खुशियाँ। ये चीज़ आएगी मेरे पास प्ले स्टेशन आएगा तो ही मैं खुश हूँगा, मेरे दोस्तों के पास प्ले स्टेशन है, मेरे पास आईफोन आएगा तो ही खुश हूँगा मैं। और ये जो डेली स्कूल कॉलेज वाली 9 to 5 रूटीन है ये नहीं होनी चाहिए। और ये वो तो एक जो काइंड ऑफ इमेज हर किसी ने बनाया होता है और हम एक्चुअली समटाइम्स टेंशन ज़्यादा ले रहे होते हैं और हम उसके ऊपर काम भी नहीं कर रहे होते। दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू डू। तो फिर जाके चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं, टू लेट योरसेल्फ फ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स इट्स ओके टू लिव इन द मोमेंट एंड दैट्स व्हाट टाइलर डर्डन यूज्ड टू डू। वो नाउ आई लिव इन द मोमेंट एंड आई जस्ट काइंड ऑफ गो विद द फ्लो। और मैं पहले अपने आप को समझता हूँ बिफोर डूइंग एनीथिंग। पहले मैं सोचता हूँ बिफोर मीटिंग समवन के यू नो प्रायोरिटीज मुझे समझ आई हैं। इस मूवी से मैंने बहुत सीखा। बेसिकली दैट्स व्हाई आई चोज दिस फिल्म। आपने थ्योरेटिकली इसको किस चीज से कनेक्ट किया? मैम वो जो एक सेकेंड, वो जो पॉइंट था ना मैं आपको दिखाता हूँ। मैम ये हाउ चिल्ड्रन नेगोशिएट देयर आइडेंटिटी डेवलपमेंट विद टेलीविजन, ये एक स्लाइड आपने की हुई थी। तो ये चीज़ें, इसके दो इम्पैक्ट्स हैं। वही मैं जो पहले आपको बता रहा था कि नेगेटिव भी जा सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं लोग उसको। इसी वजह से दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस द बुक इज़ बैंड एंड द फिल्म इज़ बैंड इन यूएस। लेकिन क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इम्पैक्ट बहुत है इस फिल्म का, एक्सट्रीम इम्पैक्ट है इन माय ओपिनियन। ये आपको वाकई स्टैंड आउट और आपको इट मेक्स यू क्वेश्चन योर आइडेंटिटी, योरसेल्फ, योर सराउंडिंग एंड द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी यू आर लिविंग इन। ये आप इट मेक्स यू क्वेश्चन और ये अवेयरनेस आपको देती है। ओके, कैन यू मेंशन अ स्पेसिफिक थेरिस्ट जिसको आपने सिलेक्ट किया फॉर डिस्कशन ऑफ योर कंटेंट? सॉरी, कोई पर्टिकुलर थेरिस्ट, किसी का नाम, जैसे लोगों ने नाम बताए ना मुख्तलिफ ऑथर्स के जिनकी थेरीज यूज की, तो आई एम आस्किंग डू यू रिकॉल अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ थेरिस्ट? मैम थेरिस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, जो राइटर है उसकी काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो पॉडकास्ट वगैरह में भी जाता है। जो मैंने आपको चक प्लॉनविक का बताया ना,
हाँ, तो मैं उसने आपसे आप नॉवलिस्ट की बात कर रहे हैं ना, फॉर इंस्टेंस आप मैं आपसे ये बात करी थी, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने आइडेंटिटी पे जो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, फॉर इंस्टेंस ये ऊपर नाम लिखा हुआ है नैन्सी जेनिंग्स, राइट? आपको जी नजर जी आ रहा है कि नैन्सी जेनिंग्स लिखा हुआ है? इसी तरह ये एक और आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसपे नाम लिखा हुआ है डेफना लेमिश, राइट? तो देर आर अ फ्यू डिफरेंट आर्टिकल्स इन गूगल क्लासरूम, और आइडेंटिटी पे यू कैन ऑल्सो फाइंड अदर आर्टिकल्स जिसमें ऐसी चीजें होंगी जिसका ताल्लुक जो है वो विच इज रिलेटेड टू आइडेंटिटी और टू डेवलपमेंट ऑफ वन सेल्फ। क्योंकि आप अपने कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, कि आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपने कहा कि आपके कैरेक्टर जो है उसके पेरेंट्स, जो पेरेंटल सिचुएशन है, बचपन में प्यार नहीं मिला तो ही बिकम्स लाइक दिस। तो आप जो बच्चे जिनके जिंदगी में अटेंशन कम होती है, it sounded like at one point कि you are saying कि अगर उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो तो वो जो है वो प्रॉब्लम्स जो है दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और दे बिकम क्रिमिनल्स एक्सेट्रा। तो मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो उसका इम्पैक्ट जो नजर आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से या आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो फॉर एनी फ्यूचर वर्क आप सिर्फ इन चीजों को थोड़ा सा देखिएगा कि इफ यू थिंक दैट दीज कैरेक्टर्स बिकेम criminals because of some problem with their childhood, तो आप उसको फिर डेवलपमेंट के किसी ना किसी उससे पॉइंट से लिंक कर सकें, राइट? और दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगी वो सिंपली इतनी है कि फॉर इंस्टेंस जब आपने ये मेंशन किया जो एक्सक्यूज मी, जो आप फॉर इंस्टेंस बैंकिंग या एटीएम से रिलेटेड जो आप बात कर रहे थे, ये सारी डिजिटल कंस्ट्रक्शंस है ना, डिजिटली हो रही होती है। सो यू कैन प्रोबेबली ऑल्सो टॉक अबाउट समथिंग के जो एक आपने मटीरियलिज्म और कुछ चीजों को मेंशन किया, आई थिंक इट वाज वेरी नाइस टू हियर कि यू वर टॉकिंग अबाउट मटीरियलिज्म। तो वो मटीरियलिज्म का एक जब व्हेन यू टॉक अबाउट बैंक्स एंड एटीएम एक्सेट्रा, तो मटीरियलिज्म जो है वो रियल के बजाय डिजिटल हो गया, which means there is a change in present day culture which has probably also facilitated के मुख्तलिफ जो क्राइम है, पहले जो नॉर्मल रियल लाइफ क्राइम होता था वो साइबर क्राइम बन चुका है, यू नो, नई ऑप्शंस चीजें आ गई हैं। सो जस्ट ऑल आई मीन दैट फॉर फ्यूचर यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स एज वेल, एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप मुख्तलिफ जो थेरीज आप लोग पढ़ते हैं उसमें थेरिस्ट के नाम के बारे में जरूर सोचें, बिकॉज इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन योर वर्क, ओके? और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जब व्हेन यू कैन कोट थेरिस्ट एक्सेट्रा। apart from that, I think it was a nice presentation. Can you describe in one line के इस पूरी फिल्म के बारे में आपका क्लेम क्या था या थीसिस स्टेटमेंट क्या थी? लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आपका जो मेन कैरेक्टर है टाइलर डर्डन को लेके, कैन यू और फिल्म के टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से, do you think that you have a specific claim about the story of this film? कोई है तो बता दें, but for future please remember कि having a claim about the story is also very important part of this classroom. For example, अगर आपका यही claim होता कि the absence, sorry मेरा mic off sir. सॉरी, क्लेम मैम है, क्लेम तो बिल्कुल है, क्लेम यही है टू लेट योरसेल्फ फ्री एंड टू लिव इन द मोमेंट एंड क्वेश्चन योर सराउंडिंग्स। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर सराउंडिंग, अदरवाइज आपकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है, आपकी अवेयरनेस आप वैसे वही होती है ना, बातें तो सब कर लेते हैं, बट द पॉइंट इज टू नो योर सराउंडिंग एंड बी अवेयर ऑफ इट। ऑलराइट, डिड यू से जो बात जी, did you say this is a 2019 film?
मैम द पॉइंट इज, जो आप पहले भी बात कर रही थी कि वो फिल्म के अंदर आगे जाके क्रिमिनल बन सकते हैं. सो द थिंग इज कि फिल्म इज अ फिल्म, और वो आई वोंट से कि कंप्लीटली नॉन फिक्शनल फिल्म है, क्योंकि दैट जस्ट डोंट हैपन नॉर्मली कि एक कोई फाइट क्लब स्टार्ट हो जाए, लोग एक दूसरे को मार दे, दांत ही तोड़ दें, और एक दो मार भी जाते हैं फिल्म में. द पॉइंट इज कि फिल्म एक समझदार बंदा, एक अवेयर बंदा, जब अवेयरनेस वाला बंदा जब उसको देखता है, so what he gets or she gets from it. So what I got from the film is सिर्फ इतना कि यार it is very important to question my surrounding and to let myself free. इतनी ज़्यादा टेंशन है वो भी जो मुझे मेरी सोसाइटी नहीं दे रही है, irrelevant है सारी, तो वहाँ तक के लिए ये ठीक है. Obviously there are a lot of reasons why the film is banned, why the book is banned. Obviously क्योंकि you don't just go and become a criminal just like that अगर आपकी suffering इस तरह की है. तो point तो इसका ये है, irony ये है कि what you can do is you can come out as a better person अपनी suffering के kind of vice versa. तो ये पॉइंट है. इसको मैंने इस तरह नहीं लिया, ना ही मैं ये कहूँगा कि फिल्म 10 on 10 ठीक है. फिल्म एज अ फिल्म इज परफेक्ट, it's a masterpiece, but as a learner you have to be careful and you have to be very critical when it comes to get something out of it. Presentation was nice. तो जो भी आपने अभी उनके हवाले से कहा था कि फिल्म आपको क्या सिखा रही है, तो वो आप सिर्फ इन फ्यूचर यूज द फिल्म टाइटल टू डिस्कस इट, ठीक है? उसी क्लेम को फिल्म टाइटल के साथ मेंशन करें इन फ्यूचर, ठीक है? All right, so who is next? मैम हुमायूं. मैम मैंने चूज किया कंस्ट्रक्शन ऑफ वन आइडेंटिटी थ्रू फिक्शनल कैरेक्टर और थ्रू मूवी कैरेक्टर. तो मैम मैंने एक मूवी चूज किया कांटे. ये मैम 2005 में आई थी. इसमें कास्ट में इसमें काफी इंडिया बॉलीवुड की कास्ट काफी अच्छी थी, मतलब कि इसमें काफी बड़ी कास्ट उनकी. और इसमें संजय दत्त की जो कैरेक्टर था वो उसने मैम मुझे और मेरा एक कजन था, जब हम लोगों ने मैम ये देखे थे उसने हमें काफी इन्फ्लुएंस किया कि, और इस जो संजय दत्त का कैरेक्टर था मूवी में, इसका नाम था अजू. और मैम जो उस मूवी का क्लाइमेक्स था वो काफी इमोशनल था, और मतलब कि जिस तरह हम लोग, मैंने इधर रेफरेंस और मैं देखे कि ये चीजें जो एम्पैथी होती है ये हमें अट्रैक्ट करती है कि हम लोग इनके साथ कन्विंस हो जाते हैं इसके लिए जल्दी. तो इस तरह मैम इसके जो क्लाइमेक्स था मूवी का, उसने भी मैम काफी जो है वो अट्रैक्ट किया और उसने काफी हमें इन्फ्लुएंस किया. और बेसिकली मैम ये मूवी होती है, ये लोग अपना एक रिवेंज लेते हैं अमेरिकन पुलिस के साथ कि वो उनको तंग करती है कि ये लोग इंडियंस होते हैं, तो ये लोग उनके सर्विस बैंक में ना रॉबरी करते हैं. तो मैम बाद में फिर इनके आपस में इशू आ जाते हैं और इनमें से एक जो होता है वो ट्रेटर होता है. तो इन्होंने ना उसको फिर ढूंढते हैं, लोकेट करते हैं, फिर ये लोग आपस में कर देते हैं. और मैम इसने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी इसकी मेरे साथ थी कि एक पैरासोल सोशल रिलेशनशिप बन गया था अजू के साथ, कि जिस तरह मतलब कि देख के इसका स्टाइल और जिस तरह वो कह रहा था, तो मतलब कि ये आज से 8-10 साल पुराने कि हम लोगों का भी दिल करता था कि ना उस तरह ही करें, कि बिल्कुल उसको अडॉप्ट कर रहे थे संजय दत्त को, जिस तरह उसकी मूवी में उसके ड्रेसिंग थी, जिस तरह वो ग्लासेस लगाता था, बोलने का उसका तरीका, चलने का, वो सिगरेट पीता था जिस तरह, वो मैम वो भी वहां से थोड़ा बहुत अडॉप्ट किया था बिल्कुल. जिस तरह के इसने मुझे और मेरे साथ कजन था, हम लोगों ने इसको बहुत अडॉप्ट कर लिया था एक तरह से अपने अंदर. और हम लोग जिस तरह के इसका जो लास्ट सीन था मैम वो काफी इमोशनल था और काफी सैड था, और हम लोग इसको काफी देर तक 2-3 महीने तक तो इसको सोचते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग काफी देर इसी जॉनरा की मूवी संजय दत्त की ये वो हम लोग मतलब काफी देर तक ना इस मूवी की वजह से पड़ा था. और हम लोग तब तो इसके बड़े डायलॉग्स वगैरह भी थे, अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह, तब हम लोग काफी जो थे ना इसके साथ साथ करते थे. और काफी देर तक हम लोग की ना इसके साथ सिमिलर रहे हैं इस कैरेक्टर के साथ और इस मूवी के साथ. और मैं उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में
सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज थी मैम। मैम जिस तरह पहले हम लोग इतना एग्रेसिव नहीं थे, जितने के बाद में हम लोग ये मूवीज देखने के बाद कि हम लोग जान के खुद फेक भी मान रहे थे कि वो उसका जो लास्ट वाले वर्जन जब हम लोग जिस तरह पहले थे उस तरह जान के या फिर जान के शायद हम लोगों के जो कैरेक्टर थे ना वो अपने अंदर के हम लोग वो बनना चाह रहे थे उसकी वजह से। और हम लोग जिस तरह वो बोलता था, म्यूजिक लैंग्वेज यूज करता था और जिस तरह वो चलता था, जिस तरह उसके सिगरेट गाने का स्टाइल था, किसी को बुलाने का स्टाइल था, हम लोग भी ना मैम कपड़े भी उस तरह के थोड़ा सा हम लोग भी जरा वो उस तरह के बनने लग गए थे। और हम लोग अपने आप को ना बिल्कुल उसकी तरह ही कंपेयर करने लग गए थे कि रिवेंज लेना है, ये करना है, वो इस तरह के। तो मैम बाद में जो डिफरेंट रीडिंग से पता चला और कंक्लूजन ये भी कि हमारी एक थ्योरी एक माइंड बन गई थी उसको देख के कि हम लोग एक मूवी को हम लोगों ने उसको इतना अपने ऊपर कर लिया था कि हम लोग उसको यही समझ रहे थे कि हम लोग वो बन जाएंगे। तो हम लोग इतना उसको हम लोगों ने कर लिया था इस मूवी से और इसकी वजह से ये हमारी एक थ्योरी ऑफ माइंड बन चुकी थी। उसके बाद इसके हमें का वो कोग्निटिव डिसोनेंस हुआ था कि हम लोग को काफी लोग कह रहे थे कि हम लोग शायद कुछ ज्यादा ही तब हो रहे थे ओवर। तो कुछ लोगों का तब हुआ था और इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहीं ना कहीं मैम आ गई थी इस मूवी की वजह से कि इस मूवी ने इतना हम लोगों को इसके कैरेक्टर्स की वजह से हम लोगों को इतना इन्फ्लुएंस हम पे हुआ था मैम। मैम बेसिकली ना ये क्लाइमेक्स है कि ये लोग सारे आपस में इतने अच्छे दोस्त होते हैं और बंदा सोच नहीं सकता कि इस तरह का जो होगा ना इनकी एंडिंग इस तरह होगी कि ये लोग आपस में एक दूसरे को जो है ना मार देंगे या ये। तो मैम ये सीन भी ना काफी देर तक काफी मतलब कि हुआ कि ये क्या हो गया, तो काफी सैड हुआ। तो मैम इस मूवी से ना काफी जो मेरे और बड़ा था। ऑलराइट, आपकी प्रेजेंटेशन अभी कंप्लीट है कि चल रही है? मैम कंप्लीट है एंड में कंक्लूजन में ये बताना चाह रहा था कि इसकी वजह से क्या एक हमारी थ्योरी ऑफ माइंड बन गई थी और उसकी वजह से हम लोगों को उस टाइम शायद आइडेंटिटी क्राइसिस भी हुए थे कि हम लोग भान थे कुछ और भान कुछ और रहे थे। तो इस तरह की मैम कुछ था इशू भी आया था बीच में। हाउ डू यू डिफाइन पैरासोशल रिलेशनशिप्स? मैम सोशल रिलेशनशिप एक अब कैरेक्टर के साथ बिल्ट हो गया था कि हम लोग उस तरह जिस तरह के वो जिस तरह के मतलब कि अनकंडीशनली हमारी तरफ से उसको तो उसकी तरफ से कि हम लोग उसके साथ इतना कि उसके साथ हम लोग अपना रिलेशन उसके साथ इतना समझ रहे थे कि मैम उसने हमें इतना इन्फ्लुएंस किया था कि अनकंडीशनली कि हमारा एक पैरा सोशल रिलेशनशिप जो था ना उसके साथ डेवलप हो गया। ओके, यहाँ पे आप ये देखिए, मैंने ये आपके लिए इमेज खोली, वो पैरासोशल, इसमें ये कह रहा है अटैचमेंट, कैरेक्टर पर्सोनिफिकेशन एंड सोशल रियलिज्म। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपकी अटैचमेंट कैरेक्टर के साथ इतनी स्ट्रांग थी कि उसके साथ आपकी जो पर्सनल सोशल रियलिटी थी, इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन दैट एज वेल। ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? यस मैम। ओके, all right. Acha, can you try telling me again your thesis statement for this presentation? Ma'am, which statement? Thesis statement. देखिए, मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन से जो बात समझ में आई वो ये थी कि यू वर ट्राइंग टू से कि जो फिल्म है, द फिल्म कांटे, हाँ, द फिल्म कांटे कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस बिहेवियर, क्योंकि आप और आपका कजन जो था जिसका आपने जिक्र किया, बोथ ऑफ यू वर व्यूअर्स, राइट? यू एंड योर कजन वर व्यूअर्स, right? So you are saying that yes, that film Kante had a very strong relationship with the viewers, and it had an impact on their parasocial behavior
and viewers actually developed strong relationship with the characters within the film, which also made them, which also created parasocial behavior in the viewers. So basically, और फिर आपने Yes, ma'am. cognitive, हाँ, आपने कॉग्निटिव डिसोनेंस का जिक्र किया, आपने मिमिकिंग का जिक्र किया. सो आई वुड से कि आपका क्लेम ये था कि फिल्म कांटे हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन had a strong impact on viewers. It created parasocial behavior among the viewers who not only mimicked but they also copied style of the main characters within the film Kante. तो आप बेसिकली यही कह रहे थे ना कि यू मिमिक्ड एंड द स्टाइल ऑफ द कैरेक्टर्स योर कजन. जी, तो बेसिकली जो है वो क्लेम इसी तरीके से करते हैं. दैट क्लेम इज नोन एज योर थीसिस स्टेटमेंट दैट फिल्म हैड अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट. It created parasocial behavior among the audience, and the audience mimicked the style and the language of the characters from the film, and it resulted in cognitive dissonance. ठीक है, तो आप जो है जो आपने cognitive dissonance का कहा, I just wanted you to understand कि फिर आप फिल्म के बारे में क्लेम किस तरीके से करते हैं. I think the presentation overall was very nice. So my presentation is about Johannes Betzler from the film Jojo Rabbit, and the film is about a Nazi Germany boy, a 10-year-old boy who is living with a single mother, and a Jewish girl is hiding in his attic, and the film is edited by an imaginary friend of Jojo, who is Adolf Hitler, and Jojo must confront his blind nationalism and as the World War II continues. So first of all, we'll look at the background and the setting of the film. The film is set in the Nazi Germany, and the World War II is happening right now, and it's based on a 10-year-old boy, a single mother, and a Jewish girl, and their relationships between each another. And the mother of Jojo is with the resistance, and his father was lost during the war, and uh, Jojo's sister died of influenza. So this creates the whole narrative of the film, and now we'll move ahead. So what is the task? Task is I have chosen the task that was given to discuss the execution and rendering of children's emotions in a particular film and the impact of their development and later life. So my thesis statement is about Jojo's progression of emotions, clash between culture and reality, and how Jojo's surrounding characters influence his ideology and his mindset, and the impact of psychological changes Jojo went through during the process of revelation and demise of his stubborn belief system. So the character, I'll describe the character first. So Jojo is a 10-year-old German boy who is really innocent and malleable and loves his mother a lot, and he's member of Hitler's youth camp. And Jojo also has an imaginary friend who is Adolf Hitler, and he's like an inner voice for him that guides him and is the driving force around his actions. And Jojo is trying to be an adult in a fatherless household, and that is why he keeps on going to the Nazi camps and wants to become like them. And Jojo has a very wide admiration for the Nazi ideology, and I think this is because his father is perceived as a coward in the film, and he wants to, erase that uh, uh, reputation, and you know
fit in with the society. So he is driven by nationalism, and he's very, very enthusiastic about it. And as a child, as a 10-year-old child, he has a very questionable belief system. He is very, malleable, and he has a lot of thought processes and systems, and he's not very uh, constructive about his thoughts. So the first theory that I have mentioned in my research paper is about uh, the how the director of the film Taika Waititi has used the perspective of a child to show that how जो है, the how the adults are very childish in their acts, and how they justify war and everything around it. And and he explores this by focusing everything on the psychological domain of how we interpret the world around us, and the cultural restraints that can the cultural restraints that can affect a person's ability to conceive the world. And he has used humor to lighten the mood of the film, and so that the audience doesn't go in the darkest of the places. And he uses a 10-year-old child because of the glimmer of innocence and the empathy that the character makes. And I have used a theory of Benedict Anderson, uh, who says who says about imaginative or imagined community. Basically, imagining community क्या है, I'll talk about that. Imaginative community का मतलब ये है कि हम जो हैं वो perceive करते हैं कि हमारे जो अराउंड सराउंडिंग की जो कम्युनिटी है, हमारे जो आसपास लोग हैं, वो एक शेयर्ड सेंस ऑफ जो है ना बिलीफ और शेयर्ड सेंस ऑफ कनेक्शन शेयर करते हैं, और इसकी वजह से हम सारे लोग जो है ना वो यूनाइटेड हैं, हम सारे जो हैं वो एक हैं. सो दिस रियली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सॉलिडेरिटी जो है ना इज अल्टीमेटली इमेजिनरी. हालांकि ऐसा नहीं है. एवरी पर्सन, even if he is in a single community, has different beliefs and different views about the world, even though the culture is the same. And now we'll move ahead to the second theory. So the जोजो का जो इसमें इस फिल्म में जो सफर दिखाया गया है वो है कि how he is very stubborn about things, and how his belief system is very restrictive and molded before any और mold हो चुका हुआ है, और and he is very defensive about it. तो वो अपने जो एक आइडियोलॉजी है उसको डिफेंड करता है, और जैसे ही कोई चैलेंज आता है बाहर से इन द फॉर्म ऑफ अ जूइश गर्ल जो उसके आइडियोलॉजीज को चैलेंज करती है, तो वो बहुत प्रोटेक्टिव हो जाता है और उसकी सेंस बनाने की कोशिश करता है कि हाउ these worlds are different from one another. तो अब जो बिगेस्ट मोटिवेटर है जोजो की लाइफ में, उसकी रियलिटी में, वो उसका इमेजिनरी फ्रेंड हिटलर है, क्योंकि he uses his imaginary friend as a psychological tool to appropriate reality. There's an instance where Jojo has to kill a rabbit, and his training commander says, asks him to kill a rabbit, and he doesn't want to. So the camp and the children in the camp, they start making fun of him, है ना, उसको कावर्ड कहना शुरू कर देते हैं. और जो फिल्म का नाम है वो भी इसी वजह से बना है, क्योंकि जोजो रैबिट जो है वो उसका एक टाइटल रख देते हैं, उसका एक निकनेम रख देते हैं उसके कैंप के जो बच्चे होते हैं. तो जोजो जो है वो क्या करता है, उसका जो इमेजिनरी फ्रेंड होता है ना, उसमें वो सॉलेस और उसमें ना वो सपोर्ट ढूंढता है. एंड जो he finds solace in his imaginary friends, and
क्योंकि वो हाईलाइट करता है कि जो इसके जो के जो एक्शंस है ना वो कम्युनिटी में किस तरह परसीव होते हैं. तो there is a dialogue in the film that Adolf Hitler, Jojo's imaginary friend, says that a humble little bunny faces a dangerous world every day, hunting for carrots for his family, for his country. My empire would be full of all animals. सो अब ये जो एक डायलॉग है, ये जो की जो इमेजिनरी फ्रेंड उसको बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है ताकि उसे वो बता सके कि तुम्हारी भी प्लेस बनती है इस कम्युनिटी में, और स्टिल तुम जो हो ना अप्रोप्रिएट हो, तुम जो है ना वो आउट ऑफ बाउंड्स नहीं हो. नेक्स्ट जो है वो जो एल्सा है, जूइश गर्ल जो है, वो जो की जो है ना वो आइडियोलॉजी से कॉन्फ्लिक्ट ले रही है, क्योंकि वो एक तरह से एक अपोजिंग सेट ऑफ इमेजिनरी वैल्यूज लेके आ रही है. एज अ मैसेंजर जो है ना वो जोजो को टारगेट कर रही है. एंड जोजो हैज अ वेरी सॉफ्ट स्पॉट फॉर हिज मदर, एंड बोथ एल्सा the Jewish girl and Rosie have very contested perspectives, and Jojo has to constantly negotiate between their differences. क्योंकि जो Elsa is a Jewish girl, and he believes that the world is doomed and he's lost for hope. और जो Jojo की जो mother है, Rosie Betzler, वो ऑलरेडी जो है ना वो अगेंस्ट है नाजी जर्मनी और नाजी जो आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, और वो लेकिन बिलीव रखती है कि देयर इज ऑलवेज होप इन लाइफ, एंड शी कॉन्स्टेंटली आस्क्स जोजो टू गिव इन टू होप. एंड आई विल मूव अहेड टू द थर्ड थ्योरी. नाउ द थर्ड थ्योरी starts with the Duncan Bell's bottom up perspective that is called national mythscapes, and it gives the notion of discursive realms. Basically जो discursive realms और national mythscapes की theory है, वो भी बेनेडिक्ट एंडरसन की थ्योरी से थोड़ी सी सिमिलर है, और मैंने इसको इसमें यूज किया हुआ है. डिस्कर्सिव realms बेसिकली होते क्या हैं? दे आर constituted by identity, national identity, and through temporal and spatial dimensions, and in which myths in the nations are forged, transmitted, reconstructed, and negotiated. Basically ये क्या कह रहे हैं कि जो national mythscapes हैं, जो हमारे जो एक national identity है, वो एक myth है और एक created realm है, एक imagined realm है, और ये जो एक जो imagined ideology और reality है ना, ये it's reconstructed and forged and then renegotiated every now and then in the world. So जोजो का जो इमेजिनेटिव कैरेक्टर है ना, वो राइटर ने और जो डायरेक्टर ने जो है ना वो एक सेंस ऑफ मॉकरी के लिए भी यूज किया गया है, टू यू नो से हाउ चाइल्डिश द एडल्ट्स आर, एंड हाउ war and this ideology and culture and how we protect it is very childish. And Jojo often uses uses Hitler as a psychological tool to appropriate reality. And I have used two psychological studies I have also used two psychological studies in the theory as well. One is about the Subway Samaritan, and it is done by Pilovian, and it is about the study is about that how people react to the situations and the circumstances they are in. So इस स्टडी में क्या किया गया है कि एक सबवे में 3-4 लोगों को जो है वो खड़ा किया गया है. उनमें वो जो स्टडी इस बारे में है कि अगर कोई सबवे में गिरता है या कोई बेहोश हो जाता है तो आसपास के लोग किस तरह रिएक्ट करते हैं. और ये स्टडी इसलिए रेलेवेंट है इससे कि जोजो जो है ना वो भी सराउंडेड बाय पीपल है हु आर डिक्टेटिंग हिज रियलिटी. तो द सर्कमस्टेंसेस हाउ दे डिक्टेट हिज एक्शंस. एक तो ये है. दूसरी जिम्बार्डोज स्टडी ऑफ प्रिजन सिमुलेशन है. उसमें क्या किया गया है कि
नॉर्मल पीपल को एक प्रिजन सिमुलेशन में रखा जाता है, आधों को गार्ड्स बना दिया जाता है, आधों को जो है वो प्रिजनर्स बना दिया जाता है, और देखा जाता है कि हाउ their personalities and their roles in the reality are influenced by the situation or the circumstances they are in. And this is the basis of the third theory, that how Jojo went through the psychological changes and how the demise of its stubborn belief system happens. Now we'll head on to the conclusion. And to conclude, the national identity is the narrative of self, the story we tell about the self in order to know who we are. Jojo's journey is not a process. It's a process, not a destination. Who we are a result of what we produce, not the rhetoric we identify with. The act of dancing in the film symbolizes the progression of Jojo's character, who was reluctant in the beginning and had to be instructed by his mother. But in the end, he embraces the hope and dances on his own with Elsa. Jojo's journey of emotional maturity and removal of tunnel vision mindset is an exemplary piece of art that shows us we may perceive the world how we may perceive the world might just be one side of the story. Now there are a couple of scene references that I can make or show to you. That's up to you. And that concludes my presentation. Good presentation, bro. How would you define tunnel vision? Ma'am, tunnel vision I'll define by saying that कि जो cultural restraints है ना हमारे ऊपर, जी जी, और जो culture और society जो हमारा एक हमारी जो mindset को bound कर देती है ना, in a certain sense. So I'm phrasing it that way कि जो Jojo है, and his mindset is very tunnel vision because of what he perceives and how he perceives the world as, because of the cultural and the societal restraints. I quoted a quotation by Duncan Bell about national myths and national identity. Okay, all right. So I think that's good. Overall, this presentation was very nice. जो concepts of imagined community or tunnel vision, etc. जो आपने जिक्र किया, I think they were also nice concepts, or theories का जो आपने mention किया, they were well used in the presentation. Okay, thank you so much.